हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो आज हुए रैंक ओरिएंटेड प्रोग्राम फेज़ 2 के इस टेस्ट में 15 फिजिक्स के क्वेश्चंस के डिस्कशंस के साथ मैं आपके साथ हूँ। मैं क्वेश्चंस में आंसर और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉसिबल हिंट्स है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल है जो कि यूनिट दी गई है अर्ग मीटर। कहता है दिस कैन बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। अर्ग मीटर इनवर्स किसके मेजरमेंट की यूनिट हो सकती है। तो इसको अगर आप ब्रेक करके देखेंगे तो अर्ज एनर्जी संबंधी शब्द है, राइट। और मीटर इनवर्स का मतलब प्रति मीटर से। बेहतर होता है कि अगर आप इसे डायमेंशनल फार्मूले से तोड़ लें। सो एनर्जी इज सिंपली ml2 t-2 एंड मीटर इज अ काइंड ऑफ लेंथ ओनली एल। एल से एल खत्म तो बचा ml-t-2। जो बच्चे थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको रट चुका होगा कि ml-t-2 m1 l1t-2 ये फोर्स का डायमेंशनल रिजल्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर सेकंड कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है और इसकी वैल्यू NU आती है, जहां N एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और U उसका यूनिट है। तो हम सभी को पता है, हम बड़ा अच्छे से एक रिजल्ट पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मतलब अगर हम एक मीटर को लिखना चाहें तो ट्रांसफॉर्म करके 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ने के साथ साथ यूनिट का साइज छोटा हो जाता है। तो कुल मिलाकर कोई बढ़ेगा तो कोई घटेगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या NU का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, NU का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। NU के प्रोडक्ट के कांस्टेंट होने का मतलब होता है U जब नीचे जाएगा सो N इज इक्वल टू K बाई U। सो N और U एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे कि इम्पल्स जो कि फोर्स इनटू इंटरवल ऑफ टाइम के बराबर है। चाहे तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकाल लें, इट इज़ ml-t-2 फोर्स के लिए, और डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम भी t होगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा ml-t-1 एंड दिस इज व्हाट। ध्यान से देखें तो ये मास इंटू वेलोसिटी जैसा है, और मास इंटू वेलोसिटी मतलब ये मोमेंटम जैसा है, लीनियर मोमेंटम जैसा है। तीसरा, फर्स्ट ऑप्शन। चौथा सवाल कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ मास सस्पेंड फ्रॉम अ स्प्रिंग। बच्चों आप इसे डायमेंशनल मेथड से निकालिएगा। मैं बता रहा हूँ इन फ्यूचर जब हम लोग ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के और उससे सस्पेंडेड मास m है तो ऐसे स्प्रिंग सस्पेंडेड सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t बराबर 2π√m/k। अगर इसे रेसिप्रोकेट किया जाए सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√k/m हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 2 पाई, ये सारे कांस्टेंट हटा दीजिए तो k की पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ, m की पावर हाफ रहेगी बट ऊपर आएगा तो माइनस हाफ, m पावर माइनस हाफ, है ना। तो कुल मिलाकर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थोड़ा सा आगे पीछे करके रखेंगे सो मास विद माइनस हाफ पावर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट प्लस हाफ पावर। अब अगर ध्यान से देखें तो f इज इक्वल टू, ध्यान से मिलाइए इन दोनों को, तो फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो मास की पावर x माइनस हाफ से मैच कर जाएगा और y प्लस हाफ से मैच कर जाएगा। सो x माइनस हाफ प्लस y प्लस हाफ, मिला लीजिए बहुत आराम से। आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस या ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसमें कह रहा है कि अगर F फॉर फोर्स है और D फॉर डेंसिटी है तो कहता है अल्फा और बीटा के डायमेंशनल फार्मूले बताइए। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल कहता है उन्हीं को ऐड किया जा सकता है जिनके डायमेंशन सेम हो। तो बीटा और रूट डेंसिटी का डायमेंशन सेम होगा। बीटा एंड रूट डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज रूट ऑफ ml-3। पावर लगाएंगे तो इट इज m हाफ पावर एंड l -3 इंटू हाफ -3/2 पावर। सो बीटा के केस में तो ये आ जाएगा, बीटा के केस में m हाफ पावर l-3 पावर, m हाफ l-3, दो ऑप्शन ये दिख रहे हैं। अब इसी में से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू, ऊपर अल्फा का तो पता नहीं है बट ये दोनों सेम डायमेंशन के हैं। सो m हाफ l-3 m हाफ l-3 से जुड़ेगा तो नीचे जो आंसर होगा वो भी m हाफ और l-3/2 आ जाएगा। फोर्स इज ml। अब बाकी थोड़ा सा काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि फटाफट से मुझे सब बताना है। तो फोर्स ml-2 रखिएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट चला जाएगा, पहला सही है, राइट। आगे चलता हूँ बेटा।
6 नंबर सवाल, अगला सवाल जो आपकी शीट का अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा है। ये कहता है कि विच ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर और यंग मॉडुलस सब सेम डायमेंशन के हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, नो डायमेंशन। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, नो डायमेंशन। तो जैसा इनका डायमेंशन है ml-1 t-2, तो ये दोनों सेम तरीके से डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0। बट ऑप्शंस में a और d का कॉम्बिनेशन तो दिया है, b और c नहीं दिया होता तो b और c का भी डायमेंशन सेम है। सो छठवें का थर्ड पार्ट। बढ़ता हूँ 7वें नंबर सवाल की तरफ। एक एक्सप्रेशन दिया है, पहचानना है कि किस प्रकार का वेक्टर है। किसी भी एक्सप्रेशन को पहचानने के लिए उसके मैग्नीट्यूड पर फोकस करिए। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ आई के कॉफिशिएंट 1/√2 का स्क्वायर 1/2, जे के कॉफिशिएंट 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2, 1/2 इज 1 और 1 का रूट भी 1 क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आया था। ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कहता है कि एक फोर्स जैसा कोई वेक्टर दिया है, कहता है इनमें से किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की शब्द होती है अगर फोर्स का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट 0 आ जाए। तो डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट 0 तभी आता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो आप इसका किसी से भी डॉट करिए, रिजल्ट 0 नहीं आएगा। ओनली इन वन केस रिजल्ट 0 आने की संभावना है, दैट इज थर्ड पार्ट। क्यों? चूंकि आई का के के साथ डॉट भी 0, चूंकि आई और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जे का के साथ भी डॉट 0। सो 8वें का तीसरा करेक्ट ऑप्शन है, डॉट प्रोडक्ट 0 आने की वजह से दोनों परपेंडिकुलर हैं। 9th नंबर सवाल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन p प्लस क्यू एंड p क्रॉस क्यू। बच्चों आपको बता दूं, p प्लस क्यू मतलब अगर ये p वेक्टर है और इसी पे ऐड ऑन करके ये बच्चा अगर q वेक्टर है, तो जो p प्लस होगा, p प्लस q होगा, वो इन्हीं के प्लेन पर होगा। p प्लस q दोनों का सम या दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इसी प्लेन पर होगा। बट जो p क्रॉस q होगा, जो p क्रॉस q होगा, वो मेरे अंगूठे की तरह प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ होगा। कहने का मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मतलब p के भी परपेंडिकुलर है, देखिए 90 डिग्री, q के भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और अगर इसे शिफ्ट कर दिया जाए तो ये p प्लस q के भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री या π/2 एंगल पर है, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इंडिविजुअल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और सम ऑफ वेक्टर, डिफरेंस ऑफ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। Next is 10th number. A particle moves such that its position vector is given with the time initial velocity. तो सबसे पहली बात समझिए, अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिया है, ये पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे, अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी आ जाएगी। इसे डिफरेंशिएट करो सो दिस विल इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन, सॉरी, अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, राइट, और ओमेगा जो t का कोफिशिएंट है वो उछलकर बाहर आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार a रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी जे कैप, और जो t का कोफिशिएंट है उछलकर बाहर आ जाएगा। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया t बराबर 0 पर, t बराबर 0 रखते ही आपका साइन वाला जो टर्म है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, पूरा टर्म यूजलेस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बट कॉस 0 होने पर कॉस 0 इज इक्वल टू 1, और ये 1 बन गया तो आंसर आ जाएगा a ओमेगा जे कैप। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन, a ओमेगा जे कैप, राइट। अच्छे से करिएगा, डिफरेंशिएशन और वेक्टर का मिला जुला सवाल है। 11th नंबर सवाल कहता है व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड, तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, ये सच बात है। स्पीड चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं, जैसे कि सर्कुलर मोशन, राइट। सो फर्स्ट और फोर्थ जिसमें सही कहे गए हैं वो आपका ऑप्शन संख्या सेकंड चला जाएगा। देख लीजिए, वेलोसिटी, और अगर बॉडी में एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, स्पीड कोई आवश्यक नहीं चेंज हो, क्योंकि स्पीड कभी कभी फिक्स रहती है, डायरेक्शन केवल चेंज होता है सर्कुलर मोशन में। सो स्पीड मे और मे नॉट चेंज, डायरेक्शन विल डेफिनेटली चेंज, है ना, डायरेक्शन। अच्छा, ऑलवेज जैसा कुछ नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी मतलब वेलोसिटी में दो पार्ट हैं, चाहे डायरेक्शन चेंज हो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, दोनों में से कोई भी चेंज हो, दोनों चेंज हो जाएं, राइट। इन पॉसिबिलिटी के साथ सोचेंगे तो आपको फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही दिखाई देगा। 12वां नंबर सवाल कहता है एक बुलेट को फायर किया गया फिक्स्ड टारगेट पर, वो टारगेट में हिट करने के बाद 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है।
रेस्ट में आने से पहले वो कितना और पेनिट्रेट करेगी। इस प्रकार के सवाल हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस किए हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी बुलेट किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके यहाँ तक पहुँचे, एंट्री करते समय वेलोसिटी और एंट्री करने के बाद x डिस्टेंस पेनिट्रेट करने के बाद वेलोसिटी आधी हो जाए। हम जानते हैं कि बुलेट जिस किसी मटेरियल या मीडियम को पेनिट्रेट करेगी उसमें एक सेम टाइप का कांस्टेंट टाइप का रिटार्डेशन वर्क करता है। तो हम काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, और काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन इसके फाइनली रुकने तक भी लगा सकते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशन नंबर 3 का पहले x पेनिट्रेशन और बाद के पेनिट्रेशन में 2 बार जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशंस बनेंगे, उनको डिवाइड करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1 सेंटीमीटर के आसपास, राइट। कांस्टेंट रिटार्डेशन मानकर काम करना है। नेक्स्ट कहता है द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कौन सा करेक्ट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये जो ग्राफ है, ये चूंकि कर्वेचर पैराबोला शेप का है तो s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और ये पैराबोला अपवर्ड होता तो प्लस टी स्क्वायर, ये पैराबोला डाउनवर्ड है, दिस इज काइंड ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, तो s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ds बाई डी टी is proportional to minus 2t, right? So velocity is directly proportional to negative times of time. तो velocity versus time में y is equal to mx नहीं, y is equal to minus mx जैसा ग्राफ आ जाएगा फर्स्ट नंबर। आप ऐसे भी कह सकते हैं स्लोप की मदद से, चूंकि स्लोप लगातार घटता जा रहा है तो पहले वेलोसिटी घटेगी और फिर स्लोप नेगेटिव हो जाने की वजह से वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाएगी, ये पहला ऑप्शन, राइट। 14वें सवाल की तरफ ध्यान देंगे। The speed u of a car on a straight road changes according to the equation। ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है आपकी काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन से मिलती जुलती है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax या 2as, जहाँ a और b कांस्टेंट है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन दैट केस, अगर ये थर्ड इक्वेशन से मैच करता है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर से इनिशियल वेलोसिटी एक प्रकार का कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, तो ध्यान से देखेंगे हर स्टेप कंपेयर करोगे तो क्या 2a की वैल्यू b के बराबर आएगी। भाई अगर x डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है, तो x या s का जो कॉफिशिएंट है यहाँ से 2a आ गया, यहाँ से b आ गया, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू b बाई 2 इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट नंबर। काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन से मिलता जुलता, सो कांस्टेंट नंबर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। कहता फिगर शोज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ दिया है, आपको खुद लॉजिकली सोचना है। ध्यान से देखें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और दूसरी बात इसका जो थीटा है दैट इज कांस्टेंट, राइट। अब इसका अगर dv बाई dt करते हैं तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा। सो 15th नंबर में भी एक अच्छी बात है कि बॉडी हैज सम इनिशियल स्पीड। एक और बात है वेलोसिटी शून्य से नहीं शुरू है, शून्य के थोड़ा सा ऊपर 1 2 3 4 5 6, मतलब बॉडी की कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड है और बॉडी के चलते समय उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। स्लोप कांस्टेंट है तो dv बाई dt कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी सोल्यूशन मैच कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।